फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं सुपर टेट की सीरीज। हम करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स की, जो कि आपके यूपी में जो अभी वैकेंसी आपकी आने वाली है सुपर टेट की, उसको लेकर ये हमने पूरा कंटेंट तैयार करेंगे और डेली आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये आपके सुपर टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित रहेगी। ठीक है, तो ये पूरा आपका नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिसके अंतर्गत आपका बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, प्रबंधन, अभिवृत्ति, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा, गणित, तार्किक ज्ञान और साथ ही पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, दैनिक विज्ञान, सूचना तकनीकी, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं को शामिल किया जाएगा। उसमें आपके 2018 और 19 का जो प्रश्न पत्र है वो भी हम आपको पूरा कराएंगे। ठीक है, तो सुपर टेट की बेहतर तैयारी के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। आज से हम आपका एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अगले 3 महीने के अंदर आपकी वैकेंसियाँ कराई जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है और खुशखबरी भी है आप लोगों के लिए। और जिसमें आपका जो सब्जेक्ट रहता है, तो उसमें जो आपकी किससे क्या क्वेश्चन रहते हैं, तो भाषा, हिंदी, अंग्रेजी से जो आपके सब्जेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो 40 अंक आएंगे। ठीक है, विज्ञान से 10 क्वेश्चन आते हैं, गणित के 20 आते हैं, पर्यावरण सामाजिक अध्ययन के 10, शिक्षण कौशल के 10, बाल मनोविज्ञान के 10, सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाओं के 30 आते हैं, तार्किक ज्ञान के 5 आते हैं, सूचना तकनीकी के 5 आते हैं, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके के आपके पूरा जो कंटेंट रहेगा, हम चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। साथ ही आपको एक बेहतर तैयारी देंगे। डेली आपको प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और पूरा कंटेंट आपको फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। और चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज से। हमें स्टार्ट करने वाले शिक्षण कौशल से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका शिक्षण की विधियाँ, कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पाठन कौशल, शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशासन, इन सभी से आपके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो डेली हम आपको चैप्टर वाइज कराएंगे। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है आपका शिक्षण की विधियाँ और कौशल। तो शिक्षण की विधियाँ और कौशल से संबंधित जो भी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको वन लाइनर में हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला ही रहेगा कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है, जिसका उद्देश्य है कि दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। तो ये जो कथन है, ये किसका कथन है, तो ये कथन आपका गेट्स महोदय का है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट आपका कि शिक्षण का अर्थ है। तो शिक्षण का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, तो शिक्षण का अर्थ होता है सीखने में वृद्धि करना। क्या करना, सीखने में वृद्धि करना, ये आपका शिक्षण का अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया। तो ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया भी आपकी शिक्षण होती है। जब हम किसी को ज्ञान प्रदान करते हैं, उसे वो कोई चीज़ सिखाते हैं, तो क्या होता है, ये एक तरीके का शिक्षण ही होता है। ठीक है, आगे है कि शिक्षण के तत्व। तो शिक्षण के तत्व क्या क्या होते हैं, तो कक्षा होनी चाहिए, विद्यालय होना चाहिए और समाज होना चाहिए। तो इन सभी से ही आप क्या कहते हैं, अपना शिक्षण कर सकते हैं, कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे कि उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार। तो उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण, मनोगत्यात्मक शिक्षण। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक शिक्षण। ठीक है, फिर है कि शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार कितने होते हैं। अगर स्तर के आधार पर पूछे तो आपका स्मृति हो जाएगा, बोध हो जाएगा, चिंतन हो जाएगा। और उद्देश्य के आधार पर, तो उद्देश्य के आधार पर आपका ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, और स्तर के आधार पर स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। ठीक है, आगे है आपका कि शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार। किसके आधार पर, शासन प्रणाली के आधार पर। तो एकतंत्रीय शिक्षण, लोकतंत्रीय शिक्षण और हस्तक्षेप रहित शिक्षण। एकतंत्रीय क्या होता है, जिसमें केवल टीचर का ही वो पूरा का पूरा जो कमांड जो होती है वो टीचर की रहती है, बच्चे निष्क्रिय होते हैं। लोकतांत्रिक शिक्षण कैसा होता है, जिसमें बच्चे भी टीचर के साथ सम्मिलित होते हैं। और हस्तक्षेप रहित शिक्षण, यानी कि बच्चा जैसे समझ रहा है उसे वैसे ही समझा रहे हैं। तो ये बिना हस्तक्षेप, यानी कि जो टीचर है वो कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक, फिर है कि शैक्षणिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार। तो शैक्षणिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो औपचारिक शिक्षण होता है, अनौपचारिक शिक्षण होता है, औपचारिकेतर शिक्षण होता है। औपचारिक यानी कि एक निश्चित समय स्थान पर जो शिक्षा ग्रहण की जाती है वो आपका औपचारिक हो गया। अनौपचारिक यानी कि हम कहीं से भी कोई भी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, वो आपके अनौपचारिक में आता है, जैसे कि घर हो गया, आस पड़ोस हो गया। और औपचारिकेतर यानी कि इन दोनों का हो जाता है। ठीक,
आगे है शिक्षण की अवस्थाएं। शिक्षण की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? तो एक आपका पूर्व क्रिया अवस्था होती है, फिर अंतः क्रिया अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था। ठीक है, आई होप आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर है कि पूर्व क्रिया अवस्था क्या होता है? तो पूर्व क्रिया अवस्था क्या होता है कि कक्षा में जाने से पूर्व की गई क्रिया, यानी कि बच्चा कक्षा में नहीं गया, यानी कि स्कूल उसने ज्वाइन नहीं किया, उससे पहले जो सीखता है, जो बच्चा छोटा बच्चा जो घर पर सीखता है वो हो जाती है उसकी कक्षा में जाने से पहले की क्रियाएं। ठीक, अंतः क्रिया यानी कि कक्षा के अंदर जब वो चला जाता है फिर जो वो सीखता है वो आपकी हो जाती है कक्षा के बाद की क्रियाएं। उत्तर क्रियाएं सीखे गए कार्य का शिक्षक द्वारा जो मूल्यांकन होता है वो हो जाता है। ठीक है, आगे है कि शिक्षण विधियां हैं। तो शिक्षण विधियां क्या हैं? तो शिक्षण को रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली तरीके का बनाना, ये क्या हो जाता है? ये आपकी शिक्षण विधियां हो जाती हैं। क्या शिक्षण विधियां? जो यानी कि जो शिक्षण है, यानी कि जो हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो वो रुचिकर हो, प्रभावशाली हो, बनाने का जो तरीके होते हैं वो आपकी शिक्षण विधियां हो जाती हैं। व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि होती है कि कठिन अंशों को सरल बनाना और फिर उन्हें अच्छे से समझाना, यानी कि कोई कठिन चीज़ है बच्चों को समझ नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, फिर उससे बच्चों को अच्छे से समझाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कठिन से सरल की ओर जब हम ले जाते हैं तो वो आपकी व्याख्यान विधि में आता है। ठीक है, ये रहेगा कि एक पूर्ण एवं विस्तृत कथन होता है। तो जो एक पूर्ण और विस्तृत कथन जो होते हैं वो आपकी एकदम स्पष्टीकरण विधि में होते हैं। कैसे होते हैं? स्पष्टीकरण होता है जब हम किसी चीज़ का स्पष्टीकरण देते हैं तो वो पूर्ण हो जाता है आपका, यानी कि हमने उसके बारे में सब कुछ बता दिया है, तो ये कैसा हो जाता है आपका एक पूर्ण कथन या विस्तृत कथन हो जाता है। ठीक है, फिर है कि सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक विधि क्या है? सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान के लिए विवरण विधि आवश्यक होती है। ठीक, फिर आता है कि पूर्ण शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करके समझाया जाता है। तो कैसे? तो वर्णन विधि में समझाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। तो आगे आपका रहेगा, आगे है कि आपकी कौन कौन सी शिक्षण विधियां होती हैं वो दी गई हैं। तो पहले आपकी व्याख्यान विधि है, स्पष्टीकरण विधि, विवरण विधि, वर्णन विधि, कहानी कथन विधि, निरीक्षित अध्ययन विधि, उदाहरण विधि, प्रत्युत्तर विधि, आगमन विधि, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण, प्रश्नोत्तर, प्रोजेक्ट, डाल्टन, किंडरगार्टन, ये सारी आपकी कैसी विधियां हैं? तो शिक्षण की प्रमुख गतिविधियां हैं जिनके तरीके से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, फिर आता है कहानी कथन विधि द्वारा क्या होता है? तो कहानी कथन से क्या होता है कि सूक्ष्म तथा जटिल अंशों को हम सरल बना देते हैं, ये आपकी कहानी कथन के द्वारा होता है। फिर है कि व्यक्तिगत भिन्नता तथा क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित विधि कौन सी है? तो जो निरीक्षित अध्ययन विधि होती है, निरीक्षित, वो आपकी व्यक्तिगत भिन्नता और कार्यशीलता के सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट पर कि उदाहरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण प्रविधि का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो छात्रों की विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति के विकास एवं वृद्धि के लिए। किसके लिए? छात्रों की जो विचार शक्ति है, कल्पना शक्ति है, उनके विकास और वृद्धि के लिए उदाहरण प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम जब कुछ बच्चों को समझा रहे होते हैं तो उसके साथ ही साथ जब हम उदाहरणों का यूज करते हैं, एग्जाम्पल भी देते चलते हैं, तो वो उनका काफ़ी अच्छे तरीके से वो समझ लेते हैं। मेथड यानी कि विधि शब्द लिया गया है। तो मेथड शब्द जो है वो आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जितने भी आपके जैसे इंग्लिश वाले जो शब्द होते हैं वो ज़्यादातर आपके लैटिन भाषा से ही लिए गए हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता हो, उसका आंसर नहीं आ रहा हो, तो आप आँख मूंद के ये वाला वर्ड लगा देना, आपका 100% क्वेश्चन सही रहेगा। आगे है प्रदर्शन विधि की विशेषताएं। तो प्रदर्शन विधि की विशेषताएं होती हैं कि शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। जब हम प्रदर्शन करते हैं कोई चीज़ का तो जो छात्र भी सक्रिय होते हैं और शिक्षक भी सक्रिय होते हैं। ठीक है, आगे रहेगा प्रदर्शन विधि उपयोगी होती है क्यों? क्योंकि ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। जो प्रदर्शन विधि होती है वो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। फिर है कि शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका डॉक्टर वी.के. पासी का है। किसका है? डॉक्टर वी.के. पासी का। ठीक है, नेक्स्ट है कि कक्षा में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने को कहते हैं। तो अपने कक्षा में जो अपना शिक्षण है उसको प्रभावशाली जब हम बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो वो हमारा शिक्षण कौशल होता है। ठीक है, आगे है कि शिक्षण कौशल की विशेषताएं हैं। तो शिक्षण कौशल की विशेषताएं क्या हैं? तो प्रक्रिया एवं व्यवहार संबंधित है। कैसी हैं? प्रक्रिया एवं व्यवहार संबंधित। ठीक, फिर है कि विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्ति के सहायक शिक्षण कौशल हैं। जब जो हमारे जो लक्षण होते हैं, जब उनको जो प्राप्ति के जो सहायक होते हैं तो कौन सी होती है? शिक्षण कौशल होता है। ठीक है, फिर है कि शिक्षण कौशल प्रभावशाली बनते हैं तो शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। शिक्षण कौशल से सक्रिय बनाया जाता है तो समस्त अंतःक्रिया जो होती है कक्षा की, जो क्लासरूम की जो अंतःक्रिया होती है उसे प्रभावशाली और सक्रिय कैसे
बनाते हैं? तो शिक्षण कौशल के द्वारा। सूक्ष्म शिक्षण आधारित होता है तो शिक्षण कौशल पर आधारित होता है। ठीक है, आगे है कि सर्वप्रथम शिक्षण कौशल सूची तैयार की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कि सबसे पहले जो शिक्षण सूची है वो किसने तैयार की थी? तो वो आपकी स्टैनफोर्ड ने और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। आगे है आपका कि सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण कौशल निर्मित हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत आपके कितने शिक्षण कौशल हैं? तो वो आपके 13 हैं, जो कि प्रोफेसर वी.के. पासी के द्वारा 13 सूची दी गई हैं। ठीक है, फिर है कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम स्तर। तो सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रथम स्तर है वो आपका उद्देश्यों को लिखना है। सूक्ष्म शिक्षण का द्वितीय स्तर पाठ की प्रस्तावना है। NCERT द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल कितने हैं? तो वो आपके 5 हैं। कौन कौन से? खोज प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण कौशल, उद्दीपन परिवर्तन, पुनर्वलन और दृष्टांत कौशल। ये जो ऐसे हैं जो NCERT के द्वारा ये शिक्षण कौशल दिए गए हैं, 5 हैं। कितने हैं टोटल? 5 हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम, इसे थोड़ा बड़ा कर लें। आगे रहेगा कि शिक्षण छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है। तो कैसे? खोजक प्रश्न कौशल के द्वारा। खोजक प्रश्न कौशल के द्वारा जो शिक्षक है वो छात्रों में रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है। ठीक है, आगे है कि खोजक प्रश्न कौशल के घटक कौन कौन से हैं? तो जो प्रश्न यानी कि खोजक प्रश्न होते हैं उनके घटक कौन कौन से हैं? तो संकेत देना, विस्तृत सूचना प्राप्ति करना, पुनः केंद्रीकरण करना और पुनः संप्रेषण करना और आलोचनात्मक जागरूकता देना। तो टोटल कितने घटक होते हैं? तो 5 घटक होते हैं। ठीक है, फिर है कि विषय वस्तु पर आधारित क्रमबद्ध तथा सार्थक कथन शिक्षक द्वारा दिए जाते हैं। तो कैसे दिए जाते हैं? तो स्पष्टीकरण कौशल के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट आपका है कि ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहारों में जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है वो क्या है? तो वो परिवर्तन क्या होता है? तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल के द्वारा जो शिक्षक होता है वो अपने व्यवहार में जानबूझकर परिवर्तन लाता है। ठीक है, फिर आता है कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल में जो शिक्षक है वो अपने हाव भाव में परिवर्तन करना चाहिए। क्या करना है? जब हम पढ़ाते हैं तो ऐसे नहीं बस मूक की तरह एकदम उदासीन की तरह बस पढ़ाते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमने पढ़ाने के साथ साथ हमारे जो हाव भाव होते हैं, फेस के एक्सप्रेशन होते हैं और बॉडी एक्सप्रेशन होता है वो चेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, फिर है कि अनुक्रिया की बारंबारता बढ़ जाती है। कब? जब पुनर्वलन कौशल के द्वारा, यानी कि जब हम कुछ पढ़ा रहे हैं बच्चों को और फिर उसी में ही हम बीच बीच में जब बच्चों को कुछ पूछने लगते हैं तो एक तरीके से पुनर्वलन होता है और बच्चा हमें बताता है कि हाँ वो कुछ समझ रहा है, तो ये हो जाती है। ठीक, फिर है कि पुनर्वलन के प्रकार। पुनर्वलन के प्रकार कैसे होते हैं? एक धनात्मक भी होता है, एक ऋणात्मक भी होता है। आगे चलेंगे कि धनात्मक पुनर्वलन कौशल के घटक हैं। तो जो इसके घटक क्या हैं? तो प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग करना। ठीक है, धनात्मक में क्या होता है कि बच्चे को शाबाशी देना और उसे गिफ्ट देना, उपहार देना, उसे मेडल देना, ये आपका धनात्मक में आ जाएगा। ऋणात्मक क्या? बच्चे को डांट देना, कहना तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ये आपके नेगेटिव में चले जाते हैं। फिर आता है कि शिक्षक नवीन, जटिल व अमूर्त ज्ञान को सरलता से छात्रों तक पहुंचाता है। तो कैसे? दृष्टांत कौशल के द्वारा। ठीक है, दृष्टांत कौशल में प्रयोग होता है किसका? तो आपका चित्र और उदाहरणों का यूज करके आपका दृष्टांत कौशल का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रकार कौन कौन से? तो ये आपका शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होते हैं। कहानी कथन। तो कहानी कथन आपका शाब्दिक उदाहरण होता है। शाब्दिक उदाहरण जैसे कि घटना का वर्णन करना या चुटकुले सुनाना, कविता, लेख, कुछ भी बताना बच्चों को है। आगे आएगा कि अशाब्दिक का अर्थ क्या होता है? अशाब्दिक में क्या होता है कि जैसे मॉडल दिखाना, चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र व इन सभी का प्रयोग करना, ये आपका अशाब्दिक में आता है। ठीक, फिर है कि कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल। तो वो शिक्षक के द्वारा कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण अधिगम के लिए कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल बहुत जरूरी होता है। फिर है कि अधिगम को रुचिपूर्ण बनाया जा सकता है। तो कैसे? तो कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल के द्वारा अधिगम को रुचिपूर्ण बनाया जा सकता है। शिक्षण कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। तो अनुसूची व रेटिंग स्केल के द्वारा ये शिक्षण कौशल का आपका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, इसी में आगे है कि आगमन विधि के जनक हैं। तो आगमन विधि के जनक कौन है? तो आपके अरस्तु हैं। उदाहरण से नियम तक पहुंचना, तो ये आपकी आगमन विधि में आता है। आगे चलेंगे हम है कि आगमन विधि का उपयोगी है। तो आगमन विधि किस में उपयोगी है? तो ये आपके प्राथमिक शिक्षा के लिए उपयोगी है। ठीक है, शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र कितने होते हैं? तो आपको हम बता दें, शिक्षण सूत्र आपकी 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, कितने हैं? 11। कौन कौन से? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर,
अनुभूति से युक्ति युक्त, फिर मूर्त से अमूर्त की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, विशिष्ट से सामान्य, मनोविज्ञान से तार्किक, आगमन से निगमन, पूर्ण से अंश। इसमें क्या होता है, एग्जामिनर कई बार क्या करता है, इन जो सूत्र ये आपके दिए गए इसको आगे पीछे कर देता है, यानी कि और फिर आपसे पूछेगा कि ये उनमें से कौन सा सही है, कर देगा अंश से पूर्ण की ओर, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि पूर्ण से अंश की ओर है, यानी कि तार्किकता से मनोविज्ञान, तो नहीं, मनोविज्ञान से तार्किकता। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आगे है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना। छात्रों को उनका जो पूर्व ज्ञान है उसी के साथ ही नवीन ज्ञान को जोड़ देना क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बच्चे को ले जाना। सरल प्रत्यय के अनुसार जटिल प्रत्यय बताना, यानी कि सरल से जटिल की ओर ले जाना। शिक्षक छात्रों की निश्चित धारणा से अनिश्चित, यानी कि निश्चित से अनिश्चित की ओर ले जाना। ठोस अनुभूतियों से सत्यों की अनुभूति के बाद युक्ति युक्त चिंतन द्वारा, यानी कि अनुभूति से युक्ति युक्त की ओर। ठीक, किसी तथ्य या समस्याओं को बांटना, यानी कि उसका विश्लेषण करना। जब हम किसी चीज़ को बांटते हैं, उसको अलग अलग करते हैं, तो क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। जब हम जो हमारी जो सारी सूचनाएं जो हैं, जो कोई नोट, जैसे कि पजल, आप एक तरीके से देखो, पजल को क्या करते हैं हम, सारी जो उसकी सूचनाएं होती हैं उन्हें हम इकट्ठा करते हैं, तो क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। ठीक, ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना, तो संश्लेषण के द्वारा। वर्तमान ज्ञान के बाद भूत अथवा भविष्य का ज्ञान देना, तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ठीक है, यानी कि वर्तमान में कोई घटना होती है उसको हम बताते हैं और फिर कहते हैं कि ऐसी घटना तब हुई थी, आगे ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो ये आपके साथ फिर से हो सकता है। तो ये क्या हो जाता है, ये एक तरीके से आपका प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर हो जाता है। विशिष्ट नियम से सामान्य नियम की ओर, ये हो गया। ठीक, आगे चलेंगे कि मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षण के पश्चात मानसिक विकास के अनुकूल ज्ञान को तर्क सम्मत बनाना। ठीक है, फिर मनोवैज्ञानिक ज्ञान से तार्किक ज्ञान की ओर ले जाना। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर ले जाना, नियम से उदाहरण की ओर, यानी कि निगमन विधि। ऐसे भी आप देख लो, अगर नियम पहले आ रहा है तो निगमन हो जाएगा, अगर आपका आगमन पहले यानी कि उदाहरण पहले आ रहा है तो आपका आगमन विधि हो जाएगा। नए ज्ञान की खोज में सहायक है तो कौन सी, आगमन विधि है। शिक्षक को शिक्षण प्रदान करना चाहिए तो आगमन से निगमन की ओर। खोज के फलस्वरूप प्राप्त होता है तो क्या, तो निगमन विधि। ठीक है, आगे है कि निगमन विधि से शिक्षण होना चाहिए तो आगमन के पश्चात। निगमन विधि के जनक कौन है, तो अरस्तु हैं, और आगमन विधि के भी अरस्तु हैं। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, तो ये आपका निगमन में आता है। ठीक है, फिर है कि निगमान विधि तो सामान्य से विशिष्ट की ओर। योजना पद्धति किसकी है, तो ये आपकी किलपैट्रिक की है, किलपैट्रिक की योजना पद्धति है। फिर है कि प्रयोग में विश्वास करता है तो योजना पद्धति। ठीक, योजनावाद के जनक कौन है, तो जॉन डीवी हैं। हेलन पार्कहर्स्ट किसके जनक हैं, तो जो डाल्टन विधि है उसकी जनक कौन है, तो हेलन पार्कहर्स्ट। ठीक है, डाल्टन आप ऐसे भी देख सकते हैं, गार्डन या डाल्टन, और पार्क, गार्डन और पार्क दोनों सेम होते हैं, इसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, किंडरगार्टन तो ये आपके फ्रोवेल हैं। निगमन विधि तो कक्षा उच्च कक्षाओं के लिए है। किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बच्चों का बगीचा। ठीक है, मारिया मांटेशरी के जनक कौन है, तो मारिया मांटेशरी हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग किसके जनक हैं, तो वो आपकी ह्यूरिस्टिक विधि के हैं। तो ये जो आपकी शिक्षण कौशल और विधियों से संबंधित जो क्वेश्चन थे आपके, वो सारे कंप्लीट कर लिए हमने। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो भी हम आपको बता दें। कल जो हमारा चैप्टर अभी तो हमने कंप्लीट कर लिया, कल आपकी नेक्स्ट वीडियो का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कल हम कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और एक सीट पक्की करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।